हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में बायोलॉजी के मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आया हूं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके क्लास 12th के जेनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा ये क्लास 10th में जितनी भी जेनेटिक्स पूछी जाती है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आप सभी लोग इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और नोट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने माता पिता से मिलता जुलता संतान की प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। इसमें ये पूछा गया है कि कोई भी अगर ऑफ स्प्रिंग है वो अपने माता पिता से मिलती जुलती है तब उसे क्या कहेंगे। ऐसी जो स्पीसीज़ या ऐसी ऑफ स्प्रिंग जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर है, मिलती जुलती है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे एक तरह से आनुवंशिकता। कहने का मतलब है कि कोई भी स्पीसीज़ हैं जो अगर अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं, कुछ मिलती जुलती हैं जेनेटिक फॉर्म में, तो उन्हें हम आनुवंशिकता ही कहते हैं। ओके, इस फॉर्म को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाने जाते हैं, मीन्स फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। जीन का वैकल्पिक रूप होता है, जो जीन है उनका वैकल्पिक फॉर्म क्या होता है? तो जीन का जो वैकल्पिक फॉर्म होता है उसे हम एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील्स। ठीक है, एलील्स जो है बता दें आप सभी लोगों को, एलील 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं होमोजाइगस एलील, दूसरे होते हैं हेट्रोजाइगस एलील। होमोजाइगस एलील को हम शो कर सकते हैं, जैसे कैपिटल ए हो गया, कैपिटल ए हो गया, ये सब होमोजाइगस एलील है। या फिर स्मॉल ए है, तो ये क्या है? होमोजाइगस एलील है। अगर बात करते हैं हेट्रोजाइगस एलील की, तो हेट्रोजाइगस एलील जो होते हैं कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? हेट्रोजाइगस एलील हो जाएंगे। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर हो जाएगा एलील, जीन का अल्टरनेट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात होता है। कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसका जीनोटाइपिक रेशियो जो पूछा जाता है वो क्या होता है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। ओके, ये एक तरह का जीनोटाइपिक रेशियो है। और बता दें कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है इसका फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। माता पिता में से किसी को भी F1 की क्रॉसिंग के रूप में जाना जाता है। मीन्स मतलब मेल या फीमेल है, किसी का भी F1 से क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम पर उस क्रॉसिंग को क्या कहते हैं? तो उस क्रॉसिंग को कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। याद रखना है, क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे। ओके, ये हो गया बैक क्रॉस, तो उसे क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर वापस क्रॉस लिखा है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन उसे क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे। याद रखना है। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा, सेकेंड आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलगाव के कानून के बारे में सच है? एक कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, वो क्या इसमें सही है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऊपर जितने भी ऑप्शन है वो सभी ही ये फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति की होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी को निर्धारित किया जा सकता है। मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसका होमोजाइगोसिटी है या फिर उसकी हेट्रोजाइगोसिटी को व्यक्त कर सकते हैं, तो किस क्रॉस के थ्रू व्यक्त कर सकते हैं? तो उसका क्रॉस होगा परीक्षण क्रॉस, जिसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। ओके, याद रखना है, टेस्ट क्रॉस जिसे बोलते हैं। तो टेस्ट क्रॉस के थ्रू हम निर्धारित कर सकते हैं उसकी होमोजाइगोसिटी को और हेट्रोजाइगोसिटी को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा 3rd, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। मेंडल के प्रयोग में मटर के पौधों का उपयोग किया गया था, क्योंकि इसमें ये पूछा गया है कि जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसमें पी प्लांट को यूज किया था। उसका रीज़न पूछा गया है कि वे सस्ते थे, उनके विपरीत चरित्र थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, ऊपर के सभी। वैसे तो अगर कहा जाए तो ऑप्शन तो सभी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सस्ते भी थे, आसानी से उपलब्ध भी थे, लेकिन यहाँ पर एक मेन जो हमारा आंसर जो हो जाएगा, जिसे हम लेकर के चलेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे कि उनके विपरीत चरित्र थे, मीन्स उनमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे। जो करेक्टर उनके थे वो कैसे थे? कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे, ये बात याद रखनी है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे। ओके, तो क्वेश्चन 9 का हमारा आंसर हो जाएगा 2nd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मेंडल का नियम का अपवाद है। जो मेंडल है उनके नियम का जो अपवाद है, ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या है? तो लिंकेज, उसे क्या कहेंगे? लिंकेज कहेंगे, जो कि मेंडल के नियम का
अपवाद है। ओके, लिंकेज, ये याद रखना है कि लिंकेज जो है मेंडल के नियम का अपवाद है, याद रखना। उसे कड़ी हिंदी में कहेंगे तो हमारा क्वेश्चन 8 के जो है उसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन थोड़ा चेंजमेंट हुआ है मुझे लगता है, या फिर आगे दिया गया होगा। ओके, आनुवंशिक सामग्री की सबसे छोटी इकाई जो उत्पादन पर एक फिनोटाइपिक प्रभाव पैदा करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, मेंडल के निष्कर्षों को फिर से खोजा गया है। मतलब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जो उन्होंने अपने कुछ कंक्लूजन, कुछ पॉइंट्स वगैरह दिए थे, उन्हें दोबारा से किसने खोजा था? तो कोरेंस ने, डिब्रीज ने एंड सेनमार्क ने। ये सभी ऑल, ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा। ये तीनों साइंटिस्ट थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को जो फिर से किया था वो 3 साइंटिस्ट के नाम बताइए, तो हमारे आंसर ये हैं, कार्ल कोरेंस हैं, डिब्रीज हैं और सेनमार्क हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 11 का आंसर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है एलील्स हैं। एलील्स किसे कहते हैं? तो एलील्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एलील्स क्या होते हैं, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। और एलील्स के बारे में बताया था 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब एक जीन की गतिविधि को गैर एलील जीन की गतिविधि से दबा दिया जाता है तो इस रूप में जाना जाता है। मीन्स कोई एक जीन है, उसकी एक्टिविटी को किसी गैर एलील के जीन जो है उसे दबा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं एपिस्टेसिस। क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस बोलते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है 3rd हो जाएगा, एपिस्टेसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? तो ये एक जेनेटिक डिसीज़ है, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहा जाएगा जिसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा हमारा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो एक डिसीज़ है। ये भाई तैयार रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पर 9:7 है। 9:7 F2 जनरेशन में अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स 9:7 है वो किस F2 का प्रतिनिधित्व करता है, ये पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd, एपिस्टेसिस। जो एपिस्टेसिस है इसका रेशियो जो आता है वो कितना आता है? 9:7 आता है। ओके, तो इस तरह से हमारे टोटल क्वेश्चन 15 थे जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें फटाफट तैयार कर लीजिए। ओके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू।